सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया गड्ढा खुल गया है और मामला ये हुआ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने, ये उन 5 जजेस में से हैं जो अक्सरियत में चले गए थे मखसूस नशस्तों वाले फ़ैसले में। यानी 8 जजेस ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें दी जाएँ और उनके जो 41 मेंबर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए। और इस पर जो सारी वजह बनी वो काजी फ़ायद ईसा साहब का जो 13 जनवरी वाला फ़ैसला, जिसमें उन्होंने एक स्याह मिसाल कायम की, बल्ले का निशान छीन लिया, एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया बहुत जल्दी में, और उसको एक स्याह फ़ैसले के तौर पे पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में याद रखा जाएगा। तो वो जो उन्होंने किया उसके बाद ये सूरत हाल तो पैदा होनी थी। बहरहाल जजेस ने फिर अपने विजडम के मुताबिक फ़ैसला दिया। अक्सरियती जजेस ने जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर तनकीदी नोट ही इसको कहा जा सकता है, यानी अक़लियती नोट एक तनकीदी नोट की शक्ल में सामने आया और आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मरियम नवाज़ खान साहिबा ने, जर्नलिस्ट हैं और ये कोर्ट्स को कवर करती हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक पूरा एक ब्लॉग भी लिखा है और उसके अंदर बड़ी तफसीलात हैं कि कौन सी 16 वजूहात हैं जो इस फैसले में लिखी गई हैं। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जो फ़ैसला दिया है, फ़ैसला तो नहीं है, उनका 29 सफ़हात का इख्तलाफी नोट है, जबकि अभी तक तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। तो वो जो इख्तलाफी नोट है वो क्या कह रहा है, इसकी खबर पहले मैं आपको दे देता हूँ। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने इख्तलाफी फ़ैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के फ़ैसले पर जो इख्तलाफी नोट है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा केस में फ़रीक नहीं थी। ऐसा फ़ैसला जो आइन के मुताबिक ना हो, कोई भी आइनी इदारा अमल दरामद का पाबंद नहीं है। देखिए, अगर किसी जगह से चोरी का माल मिल गया है तो वो पहुंचेगा तो मालिक तक ही, चाहे मालिक उस केस में फरीक बने या ना बने, यानी ये जाएगा तो माल उसी के पास जो उसका असल मालिक था। तो अवाम ने तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। बहरहाल जितनी मुझे समझ आएगी उतनी बात मैं कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट या इख्तलाफी फ़ैसला लिख दिया है, तो अब वो फ़ैसला आ गया, उसके ऊपर तनकीद या उसकी तारीफ़ की जा सकती है। ये भी कहा कि पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। ऐसा फ़ैसला जो आइन के मुताबिक ना हो, कोई भी आइनी इदारा अमल दरामद का पाबंद नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि जजेस आइनी इदारे को या इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला आइन के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। लेकिन 2 जजेस की अक़लियती राय है, अक्सरियती जजेस जो कहना था वो कह चुके हैं और पूरा एक तरीक़ाकार भी दे चुके हैं। वो तरीक़ाकार मैं भी आपको आगे पढ़ के सुना दूंगा। 80 अरकान असम्बली अक्सरियती फ़ैसले की वजह से अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी बार चली जाएगी, ये भी इसमें इख्तलाफ में शामिल है। इसकी आइनी और कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन जजेस की एक राय है और जजेस की ये राय इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ भी हो जाए, जो 8 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दे दिया वही फ़ैसला है। अब ये जजेस कुछ भी कहते रहे, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ग्राउंड रियलिटी तब्दील नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने फ़ैसले में कहा कि मुख्तसर फ़ैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फ़ैसला जारी ना हो सका और तफसीली फ़ैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। वैसे जो मैंने कोर्ट रिपोर्टर से बात की है या इधर उधर, तो क्योंकि उनको एक्टिविटीज़ पता चलती रहती हैं जजेस की कि कौन होमवर्क कर रहा है, कौन जजेस काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सोर्सेज से मुझे ये बताया कि बहुत जल्द तफसीली फ़ैसला जो अक्सरियती जजेस हैं, 8 जजेस, उनका भी अक्सरियती फ़ैसला बहुत जल्दी आने वाला है। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि साबितशुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं देनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं देनी, तो देनी किसको है? तो वो ये बार बार जजेस इसी पे जोर दे रहे हैं कि ये उन्हीं को जानी चाहिए थी सीटें जिनको तकसीम की गई थी, यानी पीडीएम की जमातों को। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत पे इंतखाब लड़ा और उसकी वजूहात ये थी कि इलेक्शन कमीशन उन्हें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दे रहा था उनकी अपनी नशिस्त के ऊपर या उनकी अपनी पार्टी के तौर पर। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी, उसे रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175-185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर होना होगा। इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 4 खतूत भी शामिल किए गए हैं। नोट में कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फ़ैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ था ही नहीं। किसी अदालती कार्रवाई में एतराज़ नहीं उठाया गया था कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी।
जबकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं, जिस पर कोई वकील मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। जबकि कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वादे कहा कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने से इत्तफाक नहीं करता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको सेलिब्रेट कर रही है और तहरीक इंसाफ इस फैसले से खुश है। अब फैसले के ऊपर तो होना है जी अमल दरामद, और इस अमल दरामद में कितनी ताख़ीर हो सकती है इसके हवाले से ये एक स्टेटमेंट है, और ये है जी मुतीउल्लाह जान साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट्स को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 6 अगस्त पीर के दिन तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 41 एमएनएज और तमाम दीगर एमपीएस की फहरिस्तें पार्टी को दी गई हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों समेत अपनी वेबसाइट पर शाया करके सुप्रीम कोर्ट पर फैसले में अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ये कह रहे हैं कि 6 तारीख तक का टाइम है, पीटीआई के सारे बंदे इकट्ठे करके आपने बताना है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये लग गए हैं, मखसूस नशिस्तों के बंदे लेके आपने वो भी बताना है ख़वातीन की ये भी लग गई हैं। तो इस तरह ये आपने अमल दरामद करके और रिपोर्ट जमा करवानी है 6 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फैसले के मुताबिक तो ये है, और साथ ये लिखा है कि 8 और 5 के अक्सरियती फैसले में कहा गया पीटीआई के तमाम मुंतखब 41 उम्मीदवारों की तरफ से अपनी पार्टी की वाबस्तगी के हल्फिया बयानात जमा होने के साथ जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बयानात की तस्दीकी सर्टिफिकेट जमा कराएगी, उसके 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर मज़कूरा फहरिस्तें शाया करके उसी रोज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवानी होगी। अब 26 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 एमएनएज के हल्फिया बयानात और उनके तस्दीकी सर्टिफिकेट कमीशन में जमा हो चुके हैं, और छुट्टियां निकालकर 6 अगस्त बरोज मंगल को 7 दिन की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन ने पीर तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो मेरी राय में यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सो मोटो उठाना होगा। क्या चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुज देंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत पर अदम कार्रवाई की तरह अपनी अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट की हुक्म अदूली पर भी महज तजावीज़ ही मांगेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस को एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि फुल कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया हुआ है और उस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट तो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथी फंस जाएंगे। और अगर कादी फायदी साहब इसमें सुस्ती से काम लेते हैं या कादी फायदी साहब वही करते हैं जो उन्होंने 6 जजेस के मामले में किया था, उनके लेटर के मामले में, क्या वो तजावीज़ मांगेंगे या अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे? देखें, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फैसला उनकी मंशा के मुताबिक नहीं आया, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है जिसके वो चीफ जस्टिस हैं, तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाना कादी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी है। फैसला कुछ भी है वो अक्सरियती है, ज्यादा जजेस उस तरफ खड़े हैं, लिहाजा कादी फायज ईसा साहब को इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा और करवाना चाहिए। जनाब ये तो है ये वाला मामला। अभी इसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो अक्सरियती फैसला आएगा, और अक्सरियती फैसला जब आएगा तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो भूचाल आने वाला और बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और हुकूमत को लग पता जाएगा क्योंकि एक नई जंग चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जिस किस्म का ये इख्तलाफी नोट है या इख्तलाफी फैसला है, इसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि जो रियल फैसला आने वाला है वो भी फिर कुछ कम नहीं होगा। ये एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक, तो ये एक जंग जैसी कैफियत है जो इदारे के अंदर नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन से मामला शुरू हुआ था, जो मुबैना एक्सटेंशन जिसका जिक्र वजीर कानून ने किया था, वहां से यह मामला शुरू हुआ था और यह मामला अब तक जारी है। हुकूमत को खतरा है खुद हुकूमत से। यानी अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक तो जमात इस्लामी का जो एहतजाज है वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो बैठे हैं, 9-10 दिन उनको हो गए हैं बैठे हुए, और आज उनको 10 दिन हो गए हैं जमात इस्लामी को धरने पे बैठे हुए, लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। एस्टीमेट यही था कि 2-3 दिन के अंदर हुकूमत बैठेगी और मुतालबात मानेगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुतालबात जमात इस्लामी के हैं वो बहुत जायज़, लेकिन जो भी शराइत IMF की मान ली है इस हुकूमत ने, और जिस तरह का इनका तर्ज हुकूमत है अयाशी वाला, ये लोग उन शराइत पे कभी अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। वो शक्लें और होती हैं ना, वो लोग ही और होते हैं जो इन शराइत पे अमल दरामद कर पाएँ। अब ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो है नहीं कि जो एक गाड़ी के अंदर गुजारा कर लेगा उनका सदर या उनके जो ताकतवर लोग हैं, उनके वजारतें जो हैं उनकी,
वो एक एक दो दो गाड़ियों में गुजारा कर लेंगे। इधर तो जनाब बेकमात की गाड़ियां अलग हैं, घर अलग है, मुलाजिम अलग है, बिजली अलग है, पेट्रोल अलग है, खर्चे अलग हैं, बाहर के टूर अलग है, अंदर के टूर अलग है, तनख्वाहें अलग है, अय्याशियां अलग है। यहां तो बेशुमार चीजें हैं। तो ये अपनी जिस अय्याशी वाली जिंदगी के लिए ये लोग इक्तदार में आते हैं, क्या जमात इस्लामी के धरने के लिए उसको छोड़ देंगे? ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी ने जो चीजें मांगी, महंगाई के मामले में, रिलीफ के मामले में, जमात इस्लामी ने जो कुछ मांगा बिजली के बिलों के मामले में, वो चीजें दे ही नहीं सकते। आईपीपीएस के मामले में नहीं कर पाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि आईएमएफ ने इनको जकड़ लिया है और ये उस जकड़बंद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिहाजा जमात इस्लामी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वो इस पर मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि वो यहां से उठ के डी चौक की तरफ मार्च करें। क्या करें? क्योंकि देखें अब उनकी तादाद बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि कम हो रही है। जिस वक्त से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है जमात इस्लामी के हक में, अब शाम के वक्त आप उस धरने में जाएं, वहां तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। जमात इस्लामी के अपने वर्कर बड़े तगड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, वो जहां भी होते हैं पहुंचते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी वहां जाना शुरू हो गए इमरान खान साहब के कहने के बाद, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो वक्तन फवक्तन चक्कर भी लगाते हैं। तो इस वजह से अब वहां पे गहमा गहमी बढ़ रही है रावलपिंडी में। दूसरी उनके पास ये राय है कि वो या तो फिर एक हड़ताल की कॉल दे दें, मुल्क की हड़ताल कर लें और डी चौक की तरफ या तो मार्च करें। अब ये सारी चीज़ें जो है वो जमात इस्लामी के अंदर तय हो रही हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत को इसको जल्द तय करना चाहिए, वरना हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ कुछ और चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब कुछ और देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले जरा आप इसके ऊपर गौर कर लें। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जिस चक्कर में पाकिस्तान वापस आए थे वो चक्कर पूरा हुआ ही नहीं, यानी जो कुछ वो सोच कर आए थे वो नहीं हुआ। नंबर एक तो उनको पूरा यकीन था कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, उनकी पूरी पार्टी को यकीन था, जिस तरह उनको बुलाया गया, जिस तरह उनके केसेस खत्म किए गए, जिस तरह उनके ऊपर से पाबंदी खत्म की गई, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया गया। इन सारी चीज़ों के बाद नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, ये उन्होंने पत्थर पर लकीर लिख दिया था, वो नहीं हो सका। फिर 2/3 अक्सरियत मिलेगी नवाज शरीफ साहब को, इसका उनसे वादा किया गया था, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट किया है, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। और उसका कसूर किसी और का नहीं है, पीएमएलएन का अपना है। भाई जब आप वोट ही नहीं ले सकते तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, कितनी भी ताकतवर हो, वो आपको एक लेवल तक ही सपोर्ट कर सकती है। इस मरतबा तो लेवल ही नया सेट कर दिया गया है आपकी सपोर्ट में। जाली फॉर्म 47 आपके हाथों में पकड़ा दिए गए हैं, इससे ज्यादा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपको 2/3 अक्सरियत नहीं दिलाई जा सकती। 25 सीटों वाली 30 सीटों वाली पार्टी जो है, 17 वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, चले 25-30 भी आप लगा लें, इतनी सीटों वाली पार्टी को 224 तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? मुमकिन नहीं है। अब 150-200 सीटें आपको मजीद नहीं दी जा सकती। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम यह भी हो रही है कि अवाम के अंदर उनकी पजीराई भी खत्म हो गई। बरतानिया में बैठ के उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी है, यही आके हमें बुरा भला कहते हैं, जब मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और शुरू में उनको बल्ले बल्ले करके भी दिखाएगी। पूरे पाकिस्तान से जलसा इकट्ठा किया गया, नाकाम और फ्लॉप किस्म का शो था रात गए तक इन्होंने किया। पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेके, बलूचिस्तान से बंदे उठा उठा के लाए बसों में भर भर के। सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई मियां साहब की बात ही नहीं सुन रहा था, और मियां साहब भी वहां पे लोगों को नहीं देख रहे थे, कबूतर उड़ा रहे थे। तो इस चक्कर में मियां साहब को लगता था कि बड़ी पजीराई होगी, अवाम में पजीराई भी नहीं मिली मियां साहब को, क्योंकि ये दावा किया गया था कि जिस टाइम मैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो पाकिस्तान मेरा हो जाएगा। ये नवाज शरीफ और उनके साथियों की तरफ से दावा था कि नवाज शरीफ जिस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरेगा पाकिस्तान उसका हो जाएगा, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर इनकी हुकूमत तो बन गई, लेकिन ये लोगों को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम है। पजीराई तो पहले ही नहीं है, जो रही सही मकबूलियत है वो भी जाती रही। अब रोजाना हम किसी ना किसी पीएमएलएन के वर्कर्स का इंटरव्यू सुन रहे होते हैं, वो खुद गालियां दे रहे होते हैं कि हमने इनको क्यों वोट डाल दिया। वजह यह है कि इन्होंने लोगों से जीने का हक छीन लिया है। फिर सियासी फैसलों में पीएमएलएन इस वक्त आजाद नहीं है। हुकूमती और सियासी दोनों तरह के फैसलों में पीएमएलएन इस वक्त आजाद नहीं है। यानी कभी कहते हैं हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, फिर एक टेलीफोन आता है फिर बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं हम इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे, फिर एक जरा सी बात होती है फिर बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं हम फलां जगह पे ये एक्शन लेने जा रहे हैं, फिर करने लगते हैं फिर बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं नहीं हम फलां जगह के ऊपर फलां रिव्यू में जाएंगे, फलां चीज करेंगे, एक फोन आता है बैठ जाते हैं। तो ना इनके पास सियासी फैसलों का इख्तियार है, ना इनके पास इंतजामी फैसलों का इख्तियार है। मियां साहब का एक बड़ा प्रॉब्लम यह भी है। एक और जो मियां साहब का बड़ा प्रॉब्लम है जो उनको इरिटेट करता है, मियां साहब हमेशा ए टीम में रहे हैं, यानी इस्लामाबाद वाली टीम में। वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, सारे मियां साहब के अपने। इस मरतबा गेम उल्टा हो गया, मियां साहब बी टीम में आ गए हैं और वो जो बी टीम वाला खिलाड़ी था शहबाज शरीफ वो ए टीम में चला गया है।
और मजे की बात यह है कि इन दोनों टीमों के ऊपर जो कोच आकर बैठ गया है वो हमेशा से इनका सियासी मुखालिफ आसिफ अली जरदारी। यानी मियां साहब खुद तो चले गए बी टीम में, ए टीम में उनका भाई पहुंच गया जो उनसे जूनियर है, लेकिन साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी जो है वो ऊपर कोच बनकर आके बैठ गए हैं और चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान दोनों आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए हैं और इन ओहदों से इंपीचमेंट के बजाय उनको हटाया नहीं जा सकता। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ काट दिए हैं। अब कई वुज़रा ऐसे हैं इस वक्त हुकूमत में जो मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की चॉइस ही नहीं है, और वो वुज़रा और उनकी कारकर्दगी का जो मलबा है वो किसी और पे नहीं गिर रहा, वो मियां नवाज शरीफ साहब पे और उनकी सियासत के ऊपर मलबा गिर रहा है। दूसरी बात यह है कि दुरानी साहब ने दावा भी किया और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते हैं वापस और जाकर दोबारा अपना बयानिया बनाना चाहते हैं और अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा या उनकी पार्टी उनको रोक रही है, जैसे भी है। बहरहाल उनकी ये खबर है, मेरी नहीं है, लेकिन उनका ये दावा है कि वो जाना चाह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब को जो लगातार कामयाबी मिल रही है, यानी इलेक्शन वो जीत रहे हैं, मकबूलियत उनकी बढ़ रही है, लोग उनके पीछे चल रहे हैं, बयानिया उनका पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैल रहा है, अमेरिका से उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, यूरोप से उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं। मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, आज तक कभी कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं उठी। आवाज़ सिर्फ वहाँ से उठती है जहाँ ये कारोबार करते हैं, कतर में, सऊदी अरब में, और कोई इनके लिए बात ही नहीं करता। तो ये इमरान खान की कामयाबियाँ भी मियां साहब के लिए प्रॉब्लम है। और दूसरा, इस वक्त जो अदालतों का एकदम इंसाफ की तरफ रुझान ज़्यादातर जजों का हो जाना, ये भी मियां साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है वो काजी फायज़ ईसा साहब है कि काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दिलवाना, मुबैना एक्सटेंशन मैं कहूँगा क्योंकि वज़ीर कानून ने कहा था, कुछ और लोगों ने भी कहा था, काजी साहब ने अभी तक इसके ऊपर डिनाइल नहीं दिया, उन्होंने डिनाई नहीं किया इसको। लेकिन बात यह है कि अगर तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई वाहिद उम्मीद हो सकते हैं तो वो काजी फायज़ ईसा साहब हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब तभी पाकिस्तान आए जब काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने। तो अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो मियां साहब के लिए पाकिस्तान में ऑप्शंस मज़ीद कम हो जाएंगे। तो मियां साहब की सियासत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। उनके सारे मुखालिफिन जो हैं वो किसी ना किसी सूरत में इंजॉय कर रहे हैं और मियां साहब की सियासत लगातार नीचे गिरती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।